गूंगी। लेखक रवीन्द्रनाथ जी। कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। अब केवल सब उसे सुभा ही कहकर बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। सुभा के पिता तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है। सुभा को बोलने की जबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य हैं और उसके होंठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप कर बोल उठते हैं। बोल ना सकने की वजह से वह हमेशा एकांतवास ही करती। सुबह का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय भैंस, भूस का ढेर, आम कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसे सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं, पर काम धंधों से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति के समीप बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती। नदी की स्वर ध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना सुनकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता। प्रकृति के ये अनोखे शब्द और उसके अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखें और उनमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है। सुभाषिनी की कोई सहेली हो ही नहीं सो बात नहीं। गौ घर में दो गाय हैं, एक का नाम सरस्वती, दूसरी का नाम पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुना, पर उसकी आहट को पहचानती थी। सुबह उनसे अपने मुँह प्रेम को दर्शाती, उनके शरीर को सहलाती, प्यार से गले लगाती। वे बेजुबान जानवर उसके सबसे सच्चे साथी थे, उसके सुख दुख को समझने वाले। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर में जा, इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सहेलियों के पास बीतता। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसके साथ सुभाषिनी की गहरी दोस्ती तो नहीं, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद में सोने की तैयारी करता। और सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसकी नींद में खास सहायता मिल रही है। सुबह के ही गांव का लड़का है प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम काज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता। तीसरे पहर नदी के तीर पर जाता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती। एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयकर माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिनी को सुभा कहते, किंतु प्रताप उनमें और भी स्नेह भरकर सुभा को सु कहकर पुकारता। प्रताप हर रोज बिना देरी किए नदी तट पर आता और सुभा को देखकर खुश होता। सुभाषिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डाल कर उसकी ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथों से लगा कर लाती और बहुत देर तक बैठे बैठे प्रताप की ओर स्नेह दृष्टि से देखती रहती। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे और गांव के लोग भी
निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति से बाहर कर देने की भी अफवाह उड़ी। कुछ दिनों के लिए सुभा के पिता गांव से बाहर परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न करती। कोई भी बात समझकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों री सू, मैंने सुना है तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करके कलकत्ता जा रही है। देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसी शिकारी की ओर ताकती है, आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। सुबह पिता के चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढाढ़स और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रुओं के बूंद ढुलक पड़ी। कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वालघर में अपनी चिर संगनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बांह डालकर वह अपनी दोनों आंखों में खूब जी भरकर उनसे बातें करने लगी। दोनों के आंखों में अश्रुधारा थी। उस दिन शुक्ल द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी से निकलकर उसी जाने पहचाने नदी तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से दोनों बाहें से लिपट कर कहना चाहती, तू मुझे कहीं के लिए विदा मत कर माँ, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़ कर रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरकस मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र आंसुओं से गीले थे। नेत्र कहीं सूख न जाए इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर आंसुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के लिए पशु को देखने आए हों। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है। और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा था, खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ में सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसने तो नेत्रों से सारी बात कह दी। वह जब भी चारों ओर देखती उसे कोई अपना ना दिखता। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसके मन का रुदन परमात्मा के सिवा सुनने वाला कोई ना। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेके एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।